हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जुलाई का जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसके दूसरे पार्ट पे बात करने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और बिजली उत्पादन में आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार जो है वो अक्षय ऊर्जा और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो भारी काम कर रही है। तो उसके लिए 3 केंद्रीय पीएसयू के साथ 3 संयुक्त उद्यम जो कंपनियों का गठन जो है उसको मंजूरी दी गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो पीएसयू है उसके साथ समझौता नहीं किया गया है या फिर कौन सा संयुक्त एक उद्यम जो है वो नहीं है। तो सबसे पहला है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और आरवीयूएनएल के साथ जो है किया गया है। तो पहली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है उसके साथ। दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसके साथ जो इंद्रप्रस्थ है वो 500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी। तो इंद्रप्रस्थ के साथ कितने का है? 500 मेगावाट का 2000 करोड़ का निवेश होगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसके साथ है 1000 मेगावाट का तो सौर ऊर्जा है और 200 मेगावाट का पवन ऊर्जा है। तो ध्यान रखना कि ऑयल इंडिया के साथ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों में किया गया है और इंद्रप्रस्थ के साथ जो है केवल और केवल सौर ऊर्जा परियोजना में है। फिर उसके बाद में है 3 नंबर पे गेल इंडिया लिमिटेड जो है उसके साथ किया गया है और वो क्या करेगी, धौलपुर और रामगढ़ के मौजूदा गैस पावर प्लांट इस संयुक्त उद्यम के हस्तांतरित किए जाएंगे। जो रामगढ़ और धौलपुर में जो गैस पावर प्लांट लगे हुए हैं वो किसे अब हस्तांतरित कर दिए जाएंगे? तो गेल इंडिया। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसको स्थानांतरित किए जाएंगे, तो ध्यान रखना। और ये क्या करेगी, ये 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट के पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। कुल निवेश जो है वो 4200 करोड़ का है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंद्रप्रस्थ जो है उसके साथ 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, 2000 करोड़ का निवेश। ऑयल इंडिया के साथ 1000 मेगावाट का सौर और 200 मेगावाट का पवन ऊर्जा और 5000 करोड़ का निवेश। उसके बाद में 3 नंबर पर गेल इंडिया लिमिटेड, उसके साथ क्या किया गया, धौलपुर और रामगढ़ के मौजूदा गैस पावर प्लांट उनको दे दिए गए और 750 सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और टोटल निवेश जो है वो कितना है, 4200 करोड़। आगे बात करें तो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, उसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया। तो संशोधन देखते हैं क्या किया गया है कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट के तहत समझौता ज्ञापन जो करने वाले बड़े निवेशकों को राहत देने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। ये इतनी खास तौर से बात याद रखने वाली नहीं है। अब ऐसे निवेशक जिनके पास पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए या कनेक्टिविटी नहीं है वे भी भूमि के लिए पंजीकरण और शुल्क जमा करने के लिए राजस्व विभाग में भूमि सेट अपार्ट की अनुशंसा प्राप्त कर सकेंगे। तो कोई खास बात नहीं है याद रखने वाली। आगे बात करें कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन में बदलाव। तो RIC आपको ध्यान रखना है कि है कहाँ पर, जयपुर में। एक गवर्निंग बोर्ड के माध्यम से होगा और उस बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा, मुख्य सचिव। उसके बाद में बात करें महाविद्यालयों के नाम में परिवर्तन। तो राजकीय स्नातक और महाविद्यालय ओसियां, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातक और महाविद्यालय। तो शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातक और महाविद्यालय जो है वो कौन सा है, ओसियां में, ध्यान रखना। राजकीय कन्या महाविद्यालय बूढ़ा जोड़, जिसका नाम क्या कर दिया गया, श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय। उसके बाद में क्या किया गया, राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नाम मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर कर दिया गया। तो ये आपको बदले हुए नाम है, थोड़े थोड़े याद रखने हैं। आगे बात करें राजफेड का NCEL के साथ समझौता। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड। तो राजफेड की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या है कि राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड जो है उसका किसके साथ समझौता हुआ है, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के मध्य। किसके लिए, सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़े सदस्यों को लाभ मिलेगा और प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता। राजस्थान तैराकी संघ द्वारा 36वीं राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ कोटा के मिठालाल स्टेडियम में किया गया और इसमें कोई खास बात नहीं है आपको याद रखने वाली। आगे हम बात करें कि टाटा पावर द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया घर घर सोलर अभियान। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है कि वो आपको अभियान देकर संस्था पूछ सकता है या संस्था देकर आपको अभियान पूछ सकता है कि बता दीजिए कि, या फिर अभियान देकर जो है वो मोटिव पूछ सकता है कि
जी ये अभियान है, इसके द्वारा चलाया गया है और किस उद्देश्य से चलाया गया। तो ध्यान रखना कि टाटा पावर द्वारा घर घर सोलर अभियान, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 14 जुलाई 2025 को जयपुर से घर घर अभियान सोलर अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि आवासीय क्षेत्रों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देना है। अब ध्यान में बात ये रखनी है कि इस अभियान के अंतर्गत जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर केंद्र है। वर्ष 2025-26 में राज्य में 125 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता स्थापित करना है और टाटा पावर राजस्थान में अब तक 180 मेगावाट क्षमता वाले 7600 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा चुका है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टाटा पावर द्वारा राजस्थान में कौन सा अभियान शुरू किया गया, घर घर सोलर अभियान। आगे है विश्व जनसंख्या दिवस और परिवार कल्याण। तो आप सबको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार का जो राजस्थान में समारोह है वो कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर में। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रथम स्थान मिला और भीलवाड़ा को दूसरा और प्रतापगढ़ जिले को तीसरा स्थान मिला। तो वैसे अपने देखें कि एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो बांसवाड़ा जो है वो पिछड़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन परिवार कल्याण के क्षेत्र में काम करने के लिए बांसवाड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार। माँ बनने की उम्र वही, इसकी जो थीम है वो क्या है, ध्यान में रखनी है कि माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही रखी गई थी। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है, इसकी थीम है। उसके बाद में आगे बात करें तो देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय तो बीकानेर के जैमलसर में खोला गया और इसका नाम क्या है कि पूज्या रामी देवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय 11 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। तो ध्यान रखना कि देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय कहाँ खोला गया, बीकानेर के जैमलसर। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो ये आयोजित की गई है जयपुर में। तो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, जयपुर में। आगे बात करें राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया, पुष्कर में। कहाँ किया गया, पुष्कर मैदान में प्रथम राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और 8 राज्यों से 50 प्रतिभागी जो है इसमें भाग लेने के लिए आए। इसका आयोजन जो है वो कैमिल्ड स्पोर्ट्स इंडियन फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। तो आपको पहली बात जो इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है, पुष्कर मैदान। तो आयोजन इसका कहाँ किया गया, पुष्कर मैदान में। आगे हम बात करें कि साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम। तो CERT इन और बिट्स पिलानी ने साइबर सुरक्षा में पेशेवरों के लिए समझौता। तो आपको दोनों की दोनों संस्थाएं याद रखनी है कि किन किन दो संस्थाओं के बीच में साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम के लिए समझौता किया गया। तो बिट्स पिलानी और CERT इन। तो आपको वो इसमें एक देकर यूँ पूछ सकता है कि CERT इन के द्वारा चलाया गया साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास कार्यक्रम जो है उसमें राजस्थान से जो सहयोगी संस्थान है वो कौन सा है। तो आपको उसमें वो अलग अलग 3-4 संस्थान देगा, जैसे कि बिट्स पिलानी दे देगा, IIT जोधपुर दे देगा, II जो उदयपुर है वो दे देगा, या इसी प्रकार जो है अन्य संस्थान उसमें होंगे। तो आपको ध्यान रखना किसके साथ समझौता हुआ, बिट्स पिलानी। आगे हम बात करें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान जो है पुलिस का प्रदर्शन कैसा रहा। तो राजस्थान पुलिस के टोटल खिलाड़ियों ने 77 पदक जीते। कितने जीते, 77 पदक जीते, जिनमें से 38 पदक जो हैं वो क्या है, गोल्ड है। इनमें मुख्य नाम कौन कौन से हैं, तो चंद्र चौधरी, दिलीप कुमार, कृष्णा कुमारी, उमा चौधरी जो है वो मुख्य पदक विजेता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि टोटल पदक जो है वो कितने हैं, 77 हैं और उनमें गोल्ड कितने हैं, 38। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा नरेगा आधार अभियान, कौन सा अभियान है, नरेगा आधार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि पंचायतों में नरेगा श्रमिकों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना। ध्यान में रखना कि अगर वो पूछ ले
कि नरेगा श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अभियान है, नरेगा आधार अभियान। उसके बाद में है साक्षरता अभियान। इसका उद्देश्य क्या है, ये सेम ही अभियान है। आगे हम बात करें कि राजफेड का MOU जो है वो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के साथ और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ 9 जुलाई को हुआ। इसका लाभ क्या है कि जैविक उत्पादों के विपणन, किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और आजीविका बेहतर उपलब्ध करवाने के लिए हुआ। तो आपको ये मोटिव देकर पूछेगा कि इस चीज़ के लिए राजफेड का जो MOU है वो किसके साथ हुआ, तो 2 संस्थाएं हैं, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। उद्देश्य क्या है कि जैविक उत्पादों में विपणन और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज और आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। आगे बात करें कि राज्य में शुरू होगा राज्य पर्यटन पुरस्कार। तो राज्य में राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू किए गए। इनकी घोषणा की गई जो राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उनके द्वारा, और 11 जुलाई 2025 को अरावली आउटडोर एक्सप्लोरेशन टूरिज्म समिट अवार्ड 2025 में समारोह में जो है वो ये दिए गए। सरस लाडो मायरा योजना, तो आपको ध्यान रखना है कि सरस लाडो मायरा योजना पंजीकृत पशुपालकों की बेटियों के विवाह पर 21,000 रुपये का मायरा देने के लिए शुरू की गई। फिर उसके बाद में आगे बात करें कि IIT जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन लैब। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है कि ग्रीन हाइड्रोजन लैब का जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी, IIT जोधपुर में। IIT जोधपुर में ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और भारत का पहला और देश का चौथा ऐसा क्लस्टर होगा। और इसके अलावा जो है वो कहाँ कहाँ है, पूर्वी क्षेत्र में भुवनेश्वर, पश्चिम में पुणे और दक्षिण में केरल। अब आगे इसमें क्या है कि क्लस्टर सौर ऊर्जा, अपशिष्ट जल और बायोमास का उपयोग करके सालाना लगभग 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन कितना किया जाएगा, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन। उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन उद्योगों के लिए अमोनिया उत्पादन और सिटी गैस वितरण नेटवर्क में किया जाएगा। तो आपको उसमें आगे याद रखने वाली बात यह है कि भागीदार कौन कौन है। तो IIT दिल्ली, NTPC और अशोका लीलैंड और राजस्थान सरकार सहित प्रमुख भागीदार जो हैं वो इसमें है। तो आपको सबसे एक बात तो इसमें याद रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन लैब या ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो IIT जोधपुर में। आगे बात करें तो मिस ट्विंकल जो है वो मिस राजस्थान 2025 बनी। तो मिस राजस्थान का 27वां फिनाले बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ और ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का खिताब जो है वो जीता। आपको बस इतना इनका नाम याद रखना है कि ट्विंकल जो है वो क्या बनी है, मिस राजस्थान 2025। आगे है कृषक उपहार योजना। यह योजना इनाम और पेमेंट के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है। यानी कि 4 जुलाई 2025 को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए और इसमें मिलने वाले जो कृषक उपहार योजना है उसके तहत कौन कौन से उपहार मतलब किस किस किसान को दिए गए। तो सबसे पहले प्रथम पुरस्कार जो है वो कोटा मंडी के गोलू उर्फ मंजीत सिंह को 2.5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि कृषि विपणन में पारदर्शिता लेकर आना। तो आपको इसमें व्यक्ति का नाम याद रखना है कि कृषक उपहार योजना में प्रथम पुरस्कार जो है वो गोलू या मंजीत सिंह को मिला। अब आगे है प्रोजेक्ट सदा आगे। सदा आगे का सफल प्रक्षेपण किया गया। किससे रिलेटेड है कि सदा आगे के तहत जुलाई 2025 में जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया गया। तो वो ऑपरेशन का नाम आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन का नाम क्या है, सदा आगे। इसके बाद बात करें तो भारत गौरव अलंकरण समारोह संस्कृति युवा संस्था की ओर से 12वें भारत गौरव अवार्ड्स बिड़ला भवन में आयोजित किए गए। 5 व्यक्तियों को दिया गया। कोई खास बात इसमें याद रखने वाली नहीं है। आगे हम बात करें कि वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक
होंगे। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है कि व्यक्ति का नाम क्या है, राजीव कुमार शर्मा। राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने अपना कार्यग्रहण कब से शुरू किया है, 3 जुलाई 2025 से। 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा और किसका स्थान लिया है, तो रवि प्रकाश मेहरडा का स्थान इन्होंने लिया है। उसके बाद में बात करें कि सीमावर्ती 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष योजना जो है वो शुरू की गई है। तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो है वो चल रही है, जिसमें पहले क्या था कि प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान सरकार देती थी, जिसे अब 2 रुपये और बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लीटर कर दिया है, 7 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद पढ़ें कि प्रदेश के डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे 4 जिलों, यानी कि ये गुजरात सीमा से लगे 4 जिले कौन कौन से हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और जालोर। तो यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है और आपको ये बात भी मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता था प्रति लीटर पर, वो अब 5 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है, 7 रुपये हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण गरीबी मुक्त गांव योजना जो है, तो ग्रामीण की जगह क्या है, गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। इसमें भी इतना कोई खास याद रखने वाली बात नहीं है कि प्रथम चरण में जो 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे हम बात करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया। तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार जो है उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 जिलों से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और वो 2 जिले कौन कौन से, एक तो है जयपुर और दूसरा है उदयपुर। अब इसमें क्या होगा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को न्यूट्री बार दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में पोषण सुधारना और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ठहराव सुनिश्चित करना। इसमें बायो फोर्टिफाइड बाजरा, गुड़, शहद से बना गुड़ और शहद, उसके बाद में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और जिंक से भरपूर जो है बायो फोर्टिफाइड न्यूट्री बार जो है वो दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में जयपुर और उदयपुर के 544 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 10,000 बच्चों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में 5 दिन 6 महीने तक 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में कितने दिन, 5 दिन और लगभग कितना टाइम तक, 6 महीने तक 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी सफल होने पर इस अभियान को पूरे राज्य में। तो खास तौर से ध्यान रखने वाली एक तो बात यह है कि जयपुर और उदयपुर जिलों में शुरू किया गया है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि कितने दिन, सप्ताह में 5 दिन और कितनी अवधि तक, 6 महीने तक 20 ग्राम की न्यूट्री बार दी जाएगी। आगे हम बात करें कि कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन तो कहाँ किया गया है, राजस्थान विधानसभा परिसर में। तो आपको सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है, विधानसभा राजस्थान में। तो 26 जुलाई को आप सबको पता है कि विजय दिवस होता है और 26 जुलाई 2025 को ये 26वीं वर्षगांठ थी और वासुदेव देवनानी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस ऑपरेशन विजय के शूरवीरों की 21 वीरांगनाओं का सम्मान जो है वो किया गया था। तो सम्मानित होने वाली वीरांगनाओं में आपको कई नाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कारगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया, राजस्थान विधानसभा परिसर में किया गया। कब किया गया, 26 जुलाई 2025 को। और उसके बाद में कौन सी वर्षगांठ थी, ये 26वीं वर्षगांठ थी। और उद्घाटन किया किसके द्वारा गया, तो वासुदेव देवनानी के द्वारा। फिर आगे हम कुछ चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो हम देखेंगे कि ललित कलाल राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के जो चुनाव संपन्न हुए उनमें कोषाध्यक्ष बना। तो उतनी खास बात नहीं है याद रखने वाली। फिर उसके बाद में आगे बात करें कि सुजान की सूरज अभियान
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने सुजान की सूरज अभियान जो है वो शुरू किया और बालिका जन्म और पोषण का संरक्षण इसका उद्देश्य है। इसके तहत प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत में नवजन्मी बालिका के आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि सृजन की सुरक्षा, ये क्या नाम है? सृजन की सुरक्षा। तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे कि सृजन की सुरक्षा अभियान जो है वो शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं के आंकड़े एकत्रित करना है। एक ग्राम पंचायत में नवजन्मी, प्रत्येक जिले की एक ग्राम पंचायत के आंकड़े इकट्ठे करना है। तो बालिका जन्म और पोषण का संरक्षण करना है। क्या नाम है? सृजन की सुरक्षा अभियान जो है वो चलाया गया। उसके बाद में हम बात करें कि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है इसे कि उदयपुर जो रेलवे स्टेशन है, सिटी रेलवे स्टेशन, उसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसकी वैधता जो है वो 2 वर्ष की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आसी और नंदिनी। तो आसी और नंदिनी 2 महिला खिलाड़ी हैं और उनका आपको ध्यान में रखना है कि किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। जयपुर की आसी उपाध्याय और नंदिनी शर्मा ने अंडर 19 ऑल इंडिया IPSC शतरंज प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। आसी ने स्वर्ण और नंदिनी ने रजत पदक जो है जीता है। उसके बाद में हम बात करें कि ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है कि एक जिला एक उत्पाद जो 2024 पुरस्कार समारोह था उसमें राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? कांस्य पदक मिला है। फिर है तन्नू गोलाडा रोल बॉल की खिलाड़ी हैं और नैरोबी केन्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में कोट पुतली खड़व नरोड़ा निवासी तन्नू गोलाडा ने स्वर्ण पदक जो है जीता है। तन्नू को मैन ऑफ द मैच और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला है। फिर उसके बाद में है सपना और आयुष, ये भी रोल बॉल की खिलाड़ी है। तो आपको इनका खेल जो है वो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तन्नू गोलाडा रोल बॉल, सपना और आयुष कौन है? रोल बॉल। ये भी क्या है? नैरोबी केन्या में। तो अंतरराष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी कहां पर? नैरोबी केन्या में। ठीक है। उसके बाद में सपना और आयुष जो है वो भी कहाँ गए थे? नैरोबी केन्या में। और आयोजित जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में सीकर से सपना और आयुष ने स्वर्ण पदक जीते। ये आपको ध्यान में रखना था। आगे हम बात करें कि प्रोफेसर जनक सिंह मीणा। प्रोफेसर जनक सिंह मीणा को अखिल भारतीय कबीर मठ द्वारा कबीर कोहिनूर सम्मान 2025। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है कि कबीर कोहिनूर सम्मान 2025 किसे मिला? जनक सिंह मीणा को। सुखमन सिंह, तो सुखमन सिंह खिलाड़ी है, उनका संबंध किससे है? शूटिंग से। देहरादून में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सुखमन सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जो है जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। तो पीछे फर्स्ट ग्रेड का पता नहीं किसका एग्जाम था कि एक साधारण सा खिलाड़ी था और उसके बारे में 2-3 बातें देके और सत्य असत्य में पूछ लिया था। तो आपको कुछ अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं उनके संदर्भ में आपको उन खिलाड़ियों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि उनका खेल कौन सा है, उन्होंने पदक कौन सा जीता है और उनको किस जो है प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है। तो आगे बात करें कि सोखलन नोट्स ओएन मोहन एवं सात्विक मीणा, क्या नाम है? गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक मीणा। गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन, क्या नाम है आपको यहाँ पर कर लेना है? गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक मीणा। सिंगापुर में गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन को वैश्विक शांति सम्मान मिला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक शांति सम्मान जो है वो किसे मिला है? कि गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन। यह सम्मान वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय दूतावास और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा दिया गया।
तो ये तीनों संस्थाएं आपको याद रखनी है। और वैश्विक शांति सम्मान याद रखना है कि गोल्डन नोट्स ऑफ मोहन एंड सात्विक मीणा को मिला है। आगे हम बात करें कि शालिनी अरुण तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। शालिनी अरुण ने भोपाल में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता है। यह उनकी पहली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कविराज, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? कविराज। भारतीय वायुसेना के कविराज ने 9 जुलाई को फ्रांस से राफेल विमान उड़ाया। यानी कि अब तक जो राफेल उड़ाकर ला रहे थे उनमें, यानी कि फ्रांस से भारत उड़ाकर राफेल को लाने वाले पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट कविराज। प्रियंका हम्पी-केरस कौन है? प्रियंका इग्नाइटर्स जो है, सॉरी ये नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम आगे बात करें कि ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जो है वो सीतापुरा में समारोह आयोजित किया गया। कोई खास बात याद नहीं है रखने वाली। फिर उसके बाद में है प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े। तो आपको एक बात ये नोट कर लेनी है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के समस्त सरकारी और सरकार द्वारा वित्त पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें कुलाधिपति का पद जो है वो किसके पास होता है? राज्यपाल के। तो उन्होंने क्या किया? सुरेश कुमार अग्रवाल को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया है। उसके बाद में अभियान है स्टॉप डायरिया अभियान। कौन सा अभियान है? स्टॉप डायरिया अभियान। तो स्टॉप डायरिया अभियान जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलाया जाएगा। उसके बाद में है सुपोषित महाअभियान सांगोद कोटा। सुपोषित महाअभियान सांगोद कोटा से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुरू किया 7 जुलाई 2025 को। तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 जुलाई 2025 से कौन सा अभियान शुरू किया है? सुपोषित महाअभियान। किसने शुरू किया है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। कहाँ से किया है? सांगोद कोटा से। श्याम सुंदर स्वामी भारतीय कंपाउंड टीम। तो आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? पैरा तीरंदाज से। फिर याद रखना है कि किस जिले से है? तो बीकानेर से। ठीक। चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जो है वो इन्होंने जीता है। और इनके साथ के खिलाड़ी कौन है? राकेश कुमार जो है इनके साथ के दूसरे खिलाड़ी हैं। आगे हम बात करें कि केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो केराली आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा जयपुर के वैशाली नगर में पहला प्रमाणिक केरल आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर खोला जाएगा। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में बात करें आस्था माथुर। तो आस्था माथुर जो है बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला रेफरी बन चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी महिला रेफरी जो है वो कौन है? आस्था माथुर। ठीक है। आगे हम बात करें तो जस्टिस मदन गोपाल व्यास कौन है? जस्टिस मदन गोपाल व्यास। राजस्थान सरकार ने जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल जो है रेरा जो है उसका क्या किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मदन गोपाल व्यास आपको ध्यान में रखना है कि रेरा का अध्यक्ष जो है वो अभी किसे बनाया गया है? मदन गोपाल व्यास को। अश्विनी विश्नोई जो है उन्होंने पटाया थाईलैंड में आयोजित 17वीं जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में किसकी खिलाड़ी है? सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि अश्विनी विश्नोई का संबंध किससे है? कुश्ती से। फिर उसके बाद में याद रखना है कि इन्होंने अभी जो हाल ही में पटाया थाईलैंड में 17वीं जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई उसमें पदक कौन सा जीता है? गोल्ड पदक जीता है। इनकी कैटेगरी 62 किग्रा फ्री स्टाइल जो है उसमें इन्होंने ये पदक जीता है। लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। उसके बाद में हम बात करें कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका राजस्थान के दौसा जिले के सेपट गांव
राजस्थान के दौसा जिले का गांव है भरावदिया की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका ने न्यूजीलैंड में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो, कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये चोटी न्यूजीलैंड में ना होकर कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। तो तंजानिया में जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो, उसे हाल ही में फतेह करने का इतिहास किसने रचा है? लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका ने। और कर्नल दीपिका का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से है? दौसा से। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक तो नाम याद रखना है कर्नल दीपिका, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका, और दूसरा इनका जिला याद रखना है, कौन सा है? दौसा। और तीसरी जो है याद रखनी है आपको माउंट किलीमंजारो की कौन सी चोटी फतेह की है? किलीमंजारो। और विश्व भूगोल की दृष्टि से अपने को याद रखना है कि किलीमंजारो जो है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित है। इसके अलावा दीपिका ने 2 बार माउंट एवरेस्ट, रूस की माउंट एल्बर्स और अर्जेंटीना की माउंट एकांकागुआ जो है वो भी फतेह की है। फिर उसके बाद में है वनस्पति प्रजाति एवं उपज संरक्षण अभियान, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान में रखना है किस प्रशासन द्वारा? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि गौरवी अजमेरा कौन है? गौरवी अजमेरा जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी, कौन सी किस खेल की खिलाड़ी है? स्क्वैश की। किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश खिलाड़ी है गौरवी अजमेरा ने हाल ही में कोलकाता में आयोजित ईस्टर्न प्लेवर 2025 चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब जो है वो जीता है। तो गौरवी अजमेरा का संबंध किस जिले से है? तो ध्यान में रखना है जयपुर से। और किस खेल से है? तो स्क्वैश से है। फिर उसके बाद में फुटबॉल अकादमी का उद्घाटन जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? वासुदेव देवनानी के द्वारा जयपुर के रेनवाल मांझी रोड स्थित राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में किया गया। तो कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। माधव सेवा सम्मान, क्या है? माधव सेवा सम्मान जो है 27 जुलाई 2025 को झुंझुनू में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिबाबू वागड़े ने आपातकाल में लोकतंत्र सेनानियों को, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपातकाल के दौरान जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको कौन सा सम्मान दिया गया? माधव सेवा सम्मान। रामसर साइट प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोप 15, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है कि रामसर कोप 15 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? जिम्बाब्वे में। अलवर की सिलिसेड झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना कि झील कौन सी है? सिलिसेड। कहाँ पर है? अलवर में। और प्रस्ताव कहाँ रखा गया? जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे में क्या आयोजित हो रहा था? रामसर कोप 15 जो है वो आयोजित हो रहा था। उसमें प्रस्ताव रखा किसने? तो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। आगे हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड जो है वो ख्वाब फाउंडेशन द्वारा पर्यावरणविद नरेंद्र भूषण सिंह को दिया गया। किसे दिया गया? नरेंद्र भूषण सिंह को। किसने दिया? ख्वाब फाउंडेशन ने। फिर है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना दिवस जो है वो 15 जुलाई को मनाया गया, 68वां स्थापना दिवस। कोर्फबॉल संघ के अध्यक्ष जो है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोर्फबॉल संघ जो है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेश कुमार शर्मा को। फिर नटराज महोत्सव है जयपुर कला केंद्र में, 6 दिवसीय है, कोई खास बात याद नहीं है रखने वाली। उसके बाद में है कि धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। तो धौलपुर विज्ञान केंद्र प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने धौलपुर में, तो जितेंद्र सिंह नाम याद रखना है कि किसके द्वारा किया गया था? जितेंद्र सिंह जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, उनके द्वारा। अगला है भारतीय खान ब्यूरो का सम्मान समारोह, उसमें राजस्थान जो है इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित हुआ। और बस इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद में सहकारिता मंत्रालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशव्यापी अभियान की
तहत प्रदेश में वित्तीय समावेशन या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अभियान संचालित किया गया। धन्यवाद दोस्तों।